हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, चैप्टर 1 और 2 दोनों खत्म हो गए थे। मतलब यूनिट 1 है जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने चार्जेस एट रेस्ट के बारे में स्टडी की थी, वो खत्म हो गया। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले आज थोड़ा सा हम पहले स्टार्टिंग में हम बेसिक बातें करेंगे कि करंट क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम थोड़ा उसके डेप्थ में जाएंगे। ठीक, और करंट किस स्टेट में फ्लो होता है, किस मटेरियल में फ्लो होता है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। सी स्टूडेंट्स करंट तो तीनों ही स्टेट ऑफ मटेरियल में फ्लो होता है। जैसे कि हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, लेकिन कुछ तो होगा अंदर जो करंट को कैरी करके लेके जा रहे हैं, है ना। करंट ऐसे तो होगा नहीं फ्लो। करंट हम आगे चल के बात करेंगे। करंट इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। तो करंट कैरियर्स हम बोलते हैं बच्चों, है ना। कुछ तो होगा अंदर जो करंट को कैरी कर रहा है, हम बोलते हैं करंट कैरियर्स। ठीक है, जो तीनों ही स्टेट में अलग अलग होते हैं। ठीक, अलग अलग होते हैं इन द सेंस अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक, जैसे कि आप जानते हो किसी भी एटम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। और पॉजिट्रॉन्स होते हैं, मतलब प्रोटॉन्स होते हैं, और साथ में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें सॉलिड के अंदर होते हैं फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैं अगर कॉपर वायर की बात करूं या सिल्वर की बात करूं, है ना, तो सॉलिड के यानी कि कंडक्टर्स के अंदर होते हैं क्या, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इधर उधर मूव कर रहे होते हैं विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, इसी के बारे में हमको आगे पढ़ना है अभी। ठीक है ना, करंट कैरियर्स क्या है, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड यानी कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक की। ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। जैसे किसी सेल के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, सपोज लाइक कॉपर सल्फेट, है ना, लाइक कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर के कितने आयन है, +2, कॉपर +2 आयन, है ना। SO4 नेगेटिव, Na+ अगर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है ना, Cl-। ठीक है, -1। तो ये क्या है, ये आयंस है। ठीक, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। यानी कि लिक्विड के अंदर कौन फ्री चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, यानी कि करंट कैरियर्स क्या होते हैं, आयंस। ठीक है ना, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिवली चार्ज आयंस या नेगेटिवली चार्ज आयंस। ठीक है, फ्री चार्ज कैरियर्स। गैसेस के अंदर क्या होते हैं, गैसेस के अंदर स्टूडेंट्स, गैसेस को आयनाइज किया जा सकता है। गैसेस तो ऐसे तो इंसुलेटर रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इनको लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए तो ये क्या हो सकती हैं, आयनाइज हो सकती हैं। ठीक है, क्या हो सकती हैं, आयनाइज्ड। ठीक, या फिर बाय एक्सपोजर ऑफ एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है, इनसे भी क्या किया जा सकता है, इनको क्या किया जा सकता है, आयनाइज किया जा सकता है। मतलब इसमें भी हम करंट का फ्लो इस तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो करंट कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। इसमें दोनों होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया आपको। करंट कैरियर जैसे सॉलिड कंडक्टर या मेटल की बात करें तो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी लिक्विड की बात करें सॉल्यूशन की, है ना, लिक्विड स्टेट में, तो आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस। और गैसेस को अगर आयनाइज करना है तो वो या तो हम एक्सरेज देके, अल्ट्रावायलेट रेज देके आयनाइज कर सकते हैं, और उसमें भी कौन करंट कैरियर्स होते हैं, आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमको यहाँ पे स्टडी करनी है बच्चों सॉलिड कंडक्टर्स की। ठीक है, तो सॉलिड कंडक्टर में कैसे होता है, कैसे फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चार्ज करियर से करंट को कैरी करके लेके जाते हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा बच्चों, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है ना, कि जब हमने कैपेसिटेंस पढ़ा था, हमने देखा कि जब हम किसी चार्ज कंडक्टर को, सपोज ये क्या है, चार्ज कंडक्टर, है ना, या कोई कंडक्टर है, अभी फिलहाल बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर बोल दीजिए इसको। ठीक है ना, किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, अगर सपोज इस डायरेक्शन में देते हैं,
तो आप जानते हैं किसी चार्ज कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर के अंदर बहुत ही सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, जो कि ऐसे 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 कैसे भी रैंडमली क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इसको सपोज फील्ड नहीं दी है, ठीक, और ये इधर उधर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये रैंडमली मोशन कर रहे हैं ड्यू टू इट्स थर्मल एनर्जी, ठीक है, ये इधर उधर मूव कर रहे हैं। अब इधर उधर मूव करने से हमें कोई करंट नहीं मिल रहा, और हमारा चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और हमें करंट चाहिए, और करंट की डेफिनेशन आपने बचपन से पढ़ रखी है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। तो वो भी इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, एक डेफिनिट डायरेक्शन में चार्जेस का क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। और चार्जेस यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, होते तो पॉजिट्रॉन्स भी हैं, लेकिन ये हमारा एजम्पशन है ना, वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक डेफिनिट डायरेक्शन में मूव होने चाहिए, तो हमने बाहर से इसको क्या दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। इलेक्ट्रिक फील्ड दी अगर मान लीजिए, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड देने पे इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, F इज टू माइनस क्यू इंटू माइनस ए इंटू ई, माइनस साइन मतलब कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, मोशन करता है। इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है ना। यानी कि यहाँ कुछ हाई पोटेंशियल होगा, लो पोटेंशियल इस साइड होगा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल दौड़ता है। तो ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में दौड़ने लग गए। फिर हमने देखा कि जब ये इलेक्ट्रॉन दौड़ने लग गए तो यहाँ पे क्या छोड़ने लग गए, पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि इसकी सरफेस पे, किसकी, कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता था, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होने लगते थे जब ये आते थे, ठीक है। अब कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, नंबर डेंसिटी ऑफ, जिसे हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने हो, एन से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो होते हैं 10 टू द पावर 29 के ऑर्डर में, 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब। मतलब आपने 10 मीटर क्यूब का एक वायर ले लिया है, तो उसके 1 मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब, 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सोचिए इतने सारे होते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेगा, यहाँ पॉजिटिव बन गए हैं, यहाँ पे नेगेटिव बन गए, तो अंदर भी क्या बना लिया इसने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया, है ना, जो कि ऑपोजिट है एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। और अंदर वाली फील्ड को आप बोलते थे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के बराबर हो ही जाती है। उसका रीजन ये है कि कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी, इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो बाहर की फील्ड के जब तक अंदर बराबर ना कर दे तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाती रहती है इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और जैसे ये बराबर होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ए इंड्यूस्ड, ठीक है। जैसे बराबर होती है तो चार्जेस का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। चार्ज का फ्लो स्टॉप हो गया तो ये हमारी करंट हमको मिली नहीं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर हमने पढ़ा था। हाँ, यहाँ पे चार्जेस का एक्यूमुलेशन जरूर हुआ। ये हमने बात की है आइसोलेटेड कंडक्टर की, जहां पे चार्जेस का क्या हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन, ठीक है। अगर ये स्टॉप हो जाए, चार्जेस का एक्यूमुलेशन स्टॉप हो जाए और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली दौड़ते रहें एक डेफिनेट डायरेक्शन में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा करंट, ठीक है। और अभी जो मिल रहा है, अभी भी आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहा है ना, तो करंट क्यों नहीं मिल रहा, तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट करंट, ठीक है। और हमको चाहिए कांस्टेंट करंट जो कंटिन्यूअसली मिलता जाए, यानी कि हमें स्टेडी करंट चाहिए। क्या चाहिए, स्टेडी करंट, या जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट करंट, है ना। तो ये चाहिए अगर मान लीजिए, तो मैं क्या करूंगा इस कंडीशन में, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, ठीक है। ये चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा बाहर से ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के अक्रॉस मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज एक वायर ही ले लेते हैं, अब मेटल की बात कर रहे हैं तो ये वायर ले लिया, है ना। अब इसके एंड्स के अक्रॉस मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, आपने तो देखा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया इसने, जीरो। जब तक मैंने इसको कोई फील्ड नहीं दिया है, अभी चार्ज कंडक्टर नहीं है ना, तो सॉरी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे दिया था, लेकिन अंदर
किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो जा रहा है और मुझे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूसली चाहिए। तो उस कंटिन्यूसली फ्लो को बनाए रखने के लिए, है ना, ये अब आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं रहेगा, है ना, मतलब कि मुझे एक्यूमुलेशन को स्टॉप करना है तो मुझे इसको आइसोलेटेड से हटाना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज ये V मैंने बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस V दे दिया, मतलब कि हाई पोटेंशियल V होगा या ये जीरो होगा, या फिर सपोज आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये V प्लस होगा इस साइड और ये V माइनस होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V प्लस, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या हो गया? V प्लस माइनस V माइनस। ये कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला अगर ये 12 वोल्ट है ना, 12 वोल्ट है तो हो सकता है यहाँ पे 10 वोल्ट हो और यहाँ पे कितना हो, -2 वोल्ट हो, है ना, यहाँ 10 वोल्ट हो, प्लस 10 वोल्ट हो, यहाँ -2 वोल्ट हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ लो होना चाहिए बस, यहाँ हाई, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया आपने सपोज यहाँ पे, और जहां आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई फिर से, ठीक है। या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते थे कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि वहां पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है। आपने बोला इलेक्ट्रॉन जो पहले रेंडमली मोशन कर रहे थे वो क्या हो गए, इस तरफ सेटअप हो गए, ठीक है। अभी हमसे बेसिक पढ़ रहे हैं, करंट तक पहुंच रहे हैं, उसके बाद हम ड्रिफ्ट करंट भी पढ़ेंगे, आगे बहुत सारी चीजें करेंगे, है ना। अब इलेक्ट्रॉन जो है जो रैंडम मोशन कर रहे थे वो डेफिनेट डायरेक्शन में सारे के सारे क्या हो गए, अलाइंड हो गए, क्योंकि उनपे फोर्स लगा, ठीक है ना, फोर्स इक्वल्स टू माइनस ए इंटू ई, ठीक। अब वो डेफिनेट डायरेक्शन में अलाइंड हो गए। अब आप जानते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनते थे और यहाँ नेगेटिव चार्ज बनते थे, एक्यूमुलेशन होता था, इंड्यूस चार्ज बनते थे, अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, है ना। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को वो क्या कर देती थी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ बढ़ के जीरो कर देती थी। मतलब कि उस इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की अगर हम बात करें, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन एक टाइम तक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, है ना। कब तक? जब तक इसके बराबर ना हो जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो अपीयर होने लगते थे ना इंड्यूस, अब वो इंड्यूस होते टाइम अब वो क्या होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या सेल से वो क्या कर देंगे, खींच लिए जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट कर लेगा। और खींच के ऐसे रख नहीं लेंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे, क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ा देंगे, आगे एक्सेलरेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल जो इसको रिपल करेगा तो फिर यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा तो उसको फिर फील्ड मिलेगी, और फील्ड जब मिलेगी तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू, है ना। और फोर्स में क्या होगा, जितना भी उसका मास है वो तो ठीक है, मास अपॉन एक्सेलरेशन इनटू क्यू, ठीक। क्यू मतलब कि यहाँ पे ई की बात कर रहे हैं, है ना, क्यू यहाँ पे क्या है, ई। तो एक्सेलरेशन अगर हम यहां से निकालूं तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन अच्छे से लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पे क्या, E इंटू ई अपॉन एम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्सेलरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्सेलरेट, और जैसे यहाँ पे पहुंचा एक्सेलरेट होके वो पॉजिटिव एंड तक पहुंचेगा, नेगेटिव एंड से एक्सेलरेट होने स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव एंड तक पहुंचेगा, और फिर क्या कर देगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से वो अट्रैक्ट होके इस साइड आ जाएगा, फिर यहाँ पे छोड़ेगा इसको, ऐसे नहीं, एक्सेलरेट हो चुका है तो यहाँ छोड़ेगा, फिर इस साइड से ये नेगेटिव टर्मिनल उसको रिपल करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये कंटिन्यूस फ्लो होने लग गया। और अब हमें क्या मिलने लग गया, करंट, जो कि पहले नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि पहले चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो रहा था, अब चार्जेस का एक्यूमुलेशन स्टॉप हो चुका है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही थी अंदर, अब वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन ही नहीं पा रही, सिर्फ एक्सटर्नल, जब तक बाहर से आपने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, बाहर से एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड बनी हुई है, और उस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, है ना, या फिर हम ये बोल सकते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, है ना। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ये है ना, तो करंट का डायरेक्शन, है ना, अगर ये है, सॉरी इस साइड है ना, तो करंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है, इस तरफ होता है ना। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको एक एनर्जी का फील होगा जिसे हम बोलते हैं क्या, करंट। तो करंट इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, करंट इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अभी देखिए मैंने यहाँ पे बोल रहा हूँ एक्सेलरेट हो रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम आगे बात करेंगे अंदर और भी चीजें, कोलिजन होगा, सारी चीजें होंगी, है ना। सिर्फ अभी हम ये बात मान के चल रहे हैं। इस फॉर्मूले से देखिए यहाँ पे, और देखिए इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन है एक्सेलरेशन, है ना। इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड से, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पे इसलिए माइनस साइन आ जाता है हमारा, है ना। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए। तो करंट की डेफिनेशन यहाँ पे कैसे हुई? करंट की डेफिनेशन क्या हुई? करंट की डेफिनेशन हुई यहाँ पे सबसे पहले तो द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ, करंट की डेफिनेशन बता रहा हूं ना, इलेक्ट्रिक करंट, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ electrons in a definite direction through any cross section area of the conductor, through any cross section area of the conductor in unit time, है ना। ये कंप्लीट डेफिनेशन है। सिर्फ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को ही नहीं बोलते हैं। अब इसमें समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। ये चीज तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे मिटाता नहीं हूं, यहाँ देख लेते हैं। देखिए अब टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर मैंने ये कंडक्टर ले लिया और यहां पे लिखा हुआ है इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, फ्लो इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। डेफिनेट डायरेक्शन में तो आपको समझ में आ गया, डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेगा तभी करंट का फ्लो होगा, ठीक है। और उसके लिए आपने बाहर से फील्ड लगा दी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इन यूनिट टाइम। मतलब कि सपोज ये इतना बड़ा कंडक्टर वायर है और इसका एक छोटा सा पोर्शन मैंने ले लिया, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ इसकी एल है ना। और मैंने बोला कि यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, कहां से कहां? नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर टू पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। लेकिन मैंने छोटा सा पोर्शन लिया, कौन सा? ये, इस छोटा सा पोर्शन को क्रॉस कर रहा है ना, टू क्रॉस, है ना, इंडेफिनेट टू क्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया टू कंडक्टर इन ऑफ द कंडक्टर इन यूनिट टाइम, ठीक है। पूरे कंडक्टर की बात करूंगा तो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। पूरे कंडक्टर की बात करूंगा तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेरा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन T, जहां पे Q क्या है ना, इस डेफिनेशन की बात करूंगा मैं तो I इज इक्वल टू क्या है आपका? Q अपॉन T, जहां पे Q क्या है? कांस्टेंट करंट, है ना, जिसे आप स्टेडी बोल रहे हो, स्टेडी करंट, ठीक है। जो टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर को क्या कर रहा है? टी टाइम में क्रॉस कर रहा है, मतलब कि टी टाइम में जो चार्जेस हैं, क्यू चार्जेस हैं, वो क्या हो रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं, है ना। तब जाके वो क्या होगा? स्टेडी, कांस्टेंट स्टेडी, है ना। यहाँ पे ये जो करंट है ये आपका, ये सॉरी, है ना, कांस्टेंट या फिर स्टेडी करंट है ना। क्यों? क्योंकि क्यू जो है वो यहाँ पे क्या है? नेट चार्जेस है। क्यू क्या है? नेट फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, नेट फ्लो ऑफ चार्ज। अब नेट फ्लो ऑफ चार्ज है, पूरे कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, टी टाइम में, है ना। इसका मतलब ये है कि सपोज मैंने बोला कि ये कंडक्टर में अगर यहां पे 1000 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे थे तो उसी, है ना, एट टाइम टी, तो उसी एट टाइम टी पे ही, है ना, यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होंगे? लीव करने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स entering the conductor at time t must be equals to that number of electron, है ना, leaving the conductor at the same time। मतलब कि 2 बजे अगर मान लीजिए करेक्ट 1000 इलेक्ट्रॉन इस पे एंटर कर रहे थे तो उसी 2 बजे, ना 1 सेकंड ज्यादा ना 1 सेकंड कम, लीव भी करने चाहिए इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस का कोई लॉस नहीं होना चाहिए, चार्जेस का कोई लॉस नहीं, 1000 एंटर कर रहे हैं तो 1000 ही निकलने चाहिए। तो ये तो कंप्लीट कंडक्टर की बात की हमने और नेट फ्लो की बात की। लेकिन ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। लेकिन यहां पे मैंने बोला है क्या, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को मुझे क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को, सॉरी, मुझे क्या करवाना है, क्रॉस सेक्शन एरिया में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना है, वो भी छोटे से टाइम इंटरवल के लिए। तो मैंने बोला कि टोटल चार्ज कितने आपने बोले, नेट फ्लो क्यू, है ना, नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्यू। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, छोटा सा टाइम इंटरवल डेल टी के लिए, है ना, थोड़े से चार्जेस डेल क्यू, है ना। लेकिन अभी तो हमने बोला कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जाने चाहिए, वैसा नहीं कि यहाँ पे थोड़े जाएंगे इस क्रॉस सेक्शन, सारे के सारे जाएंगे, है ना। तो Q अपॉन डेल टी, Q अपॉन डेल टी, यही क्या होगा, करंट होगा यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितने जा रहे होंगे, तो हमने एक और चार्ज पढ़ा हुआ पॉजिटिव, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा ही नहीं, सपोज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या कर रहे होते हैं, फ्लो हो रहे होते हैं, पॉजिटिव। तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन यहां एंटर कर रहे थे, उतने टाइम पे पॉजिटिव चार्जेस यहां एंटर कर रहे थे, मतलब ये जितने टाइम पे, डेल्टी टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस कर रहे थे, तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे थे, पॉजिट्रॉन्स बोलते हैं वैसे। यानी कि Q प्लस, अगर मैं बोल दूं, एक को मैंने बोल दिया Q प्लस और एक को बोल दिया Q माइनस, है ना, तो नेट फ्लो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन लेनी पड़ेगी मुझे। और हमारा जो कन्वेंशन है ना, हमारा जो कन्वेंशन है वो उस पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, तो मैं पॉजिटिव चार्ज को बड़ा मानते हुए क्या बोलूंगा, Q प्लस माइनस Q माइनस, इसी को डेल Q बोल दे रहा हूं मैं, है ना। डेल Q मतलब कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, क्रॉसिंग द एरिया, है ना, क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया एट टाइम डेल टी, छोटे से टाइम डेल टी इंटरवल में, है ना, अपॉन डेल टी। और डेल टी मैंने क्या बोल दिया, कोई छोटा सा टाइम इंटरवल है सपोज, है ना, ठीक है, डेल टी ले लेते हैं हम सपोज। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब इसमें डेल टी इतना छोटा है, क्योंकि करंट तो ऐसे फ्लो होता है कि आपको देख भी नहीं सकते, पता भी नहीं चलता आपको, इतना ज्यादा, इतना छोटा है ये यहाँ पे कि कब क्रॉस कर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा ये, है ना। कब इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ, हमें नहीं पता चलता, इतना छोटा टाइम इंटरवल है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जब इस क्रॉस सेक्शन एरिया को इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे होंगे, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि इस लिमिट को हटा दो अगर मैं, तो डी बाई डी टी ऑफ क्या लगा दूं, क्यू, तो इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। और मैंने बोला नेट फ्लो ऑफ चार्ज इस तरफ है पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस तरफ है ना, और डेल टी टाइम पे हो रहा है, तो आप इसको एवरेज करंट भी बोल सकते हो, ये वाला करंट जो है, ये क्या है आपका इंस्टेंटेनियस करंट। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, ठीक। तो ये था करंट की डेफिनेशन। अब अगर पॉजिटिव चार्ज की ही तरफ, अगर मैं बोल रहा हूं इस तरफ, अगर मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है आई, है ना, इसी तरफ जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या, जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ हम बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन की तरफ करंट लेते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में अगर आप करंट ले रहे हो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप उसको बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक करंट। बात सेम ही है ना, बस आप इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर आप बोलने लग जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक करंट, अदरवाइज आप पॉजिटिव चार्ज की वजह से बोल रहे हो तो कन्वेंशनल करंट, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, करंट ऐसे मिल रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप क्या बोलोगे, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, है ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है,
ठीक है, और करंट ऐसे जा रहा है, और ड्यू टू करंट, फ्लो ऑफ करंट की बात कर रहे हो, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, और ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है तो उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्लियर है? चलिए, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, फिर मैं रब करूं। बच्चों एसआई यूनिट होती है क्या, एसआई यूनिट होती है करंट की, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन से देखें तो हमने बोला नेट फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस पर सेकेंड, ठीक है, या पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो 1 एम्पियर को मुझे डिफाइन करना, 1 एम्पियर को, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा 1 कूलॉम का चार्ज अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस आप 1 सेकेंड के लिए फ्लो करवा रहे हैं, है ना, तो वो उस कंडीशन पे करंट कितना होगा, 1 एम्पियर, है ना, 1 एम्पियर when 1 coulomb of charge is flowing through any conductor for 1 second, then the current is said to be of 1 ampere. ठीक, 1 ampere is equals to what, 1 coulomb per second। ठीक, फिर उसके बाद करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। आपको एक यहाँ पे हैरानी होगी कि स्केलर क्वांटिटी कैसे है, इसमें तो डायरेक्शन भी होती है ना। तो मैंने आपको बताया था वेक्टर, जब अगर आप वेक्टर वाला वीडियो देखेंगे आप, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वेक्टर की कंडीशन ही बस नहीं होती कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ठीक है, तो वो क्या है, वो वेक्टर है। तीसरी कंडीशन और होती है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी ओबे करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर सम को ये ओबे नहीं करता है ना। आप वेक्टर लॉ लगाएंगे तो आर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगाते हैं, है ना। सपोज मैंने बोला कि एक वायर है, ठीक है, ऐसी कर लो, चलिए, आपने बोला यहां से 5 एम्पियर करंट भेजा, तो यहां चला गया 3 एम्पियर, तो यहां कितना जाएगा, 2 एम्पियर, है ना, डिवाइड हो जाएगा ना करंट, तो यहाँ 3 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर। करंट की डायरेक्शन दो अलग अलग हो गए, दो, क्या इन दोनों में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं मैग्नीट्यूड का, या फिर डायरेक्शन बता सकते हैं इन दोनों की, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, है ना। तो इसलिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एक्चुअली एक अलग तरह की क्वांटिटी, एक एक्सेप्शनल केस है, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कभी ऑप्शन में आ गए टेंसर, तो आप टेंसर को प्रायोरिटी दीजिएगा, लेकिन अगर स्केलर है तो स्केलर बोलेंगे हम इसको, है ना। बुक्स में, आपकी बुक्स में, आपकी 12th क्लास है आपकी, है ना, आप हायर स्टडी करेंगे तो इसमें टेंसर क्वांटिटी का भी इसको आप किसमें पढ़ोगे, टेंसर क्वांटिटी में पढ़ोगे। अभी आपसे ये मान के चलिए कि इस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, क्योंकि 3 + 2 5 होता है ना, जैसे सिंपल है, ठीक है। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, चलिए फिर अब बात करते हैं कि क्या ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे ऐसे डिपेंड कर रहा है कि जिसमें हमने बात की I = Q/T, जिसमें एक क्रॉस सेक्शन को, सपोज एक क्रॉस सेक्शन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सपोज n × E, ये t टाइम में क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, NE/T, ठीक। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैंने कुछ ऐसा बना दिया, सपोज लाइक दिस, ऐसा, है ना, तो क्या अभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही जाएंगे, तो जी हाँ उतने ही जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, नहीं तो वो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे 1000 जाए तो अभी भी 1000 ही जाएंगे, ठीक। बस होगा ये कि इनकी यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब वेलोसिटी कैसे बढ़ जाएगी, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी जिक्र करेंगे, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए, तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, करंट की आपकी यूनिट हो गई। अब हम बात करते हैं क्या बच्चों, हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की और ड्रिफ्ट करंट की, ठीक है। चलिए देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप जानते हैं, अगर मान लीजिए मैं कोई भी कंडक्टर
इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं, है ना, समझिए अब यहाँ पे कोई भी कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडमली इधर उधर मोशन कर रहे हैं, ऐसे यहां वहां यूं, ठीक है ना, इस तरफ कैसे भी मूव कर रहे हैं और बहुत स्पीड से मूव कर रहे हैं, और ये स्पीड है ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो, ऐसे ऐसे जिगजैग पाथ से ऐसे 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 मूव कर रहे हैं, फिर वहीं वापस पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, और अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट भी कर रहे हैं बहुत स्पीड से ड्यू टू इट्स थर्मल एनर्जी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी की वजह से वो वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन से अप डाउन अप डाउन अप डाउन, है ना, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है ना, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, अप डाउन मोशन कर रहे हैं, है ना, यूं वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं, और साथ साथ वो घूम भी रहे हैं, 10 टू 5 मीटर की स्पीड से दौड़ भी रहे हैं, है ना, उनका वाइब्रेशन की स्पीड इतनी है, और उसके बाद वाइब्रेशन के साथ साथ 10 टू 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो दौड़ भी रहे हैं बिना किसी फील्ड के, ठीक है, वो क्या है, पूरे थ्रू आउट द क्रिस्टल, थ्रू आउट द कंडक्टर दौड़ रहे हैं, है ना, लेकिन हमें करंट तब भी नहीं मिलता। अगर आप मान लीजिए किसी कोई आपके पास कंडक्टर मेटल का पीस है आपके पास, तो क्या आपको करंट लगेगा? नहीं लगेगा, है ना, क्यों नहीं लगेगा? उसका रीजन अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे। पहले मैं आपको बता दूं उस करंट क्यों नहीं लगेगा, थोड़ा सा थ्योरी पे हम डिस्कस कर लें। एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, और उस पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, जो कि बहुत कम है, मास भी और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन आके सपोज आपसे टकरा गया, आपको फील नहीं हुआ, लेकिन अगर मान लीजिए ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और स्पीड से मूव कर रहे हैं, है ना, तो जो वाइब्रेट कर रहे हैं उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया, उसके साथ एक और जुड़ गया, और ऐसे जुड़ गया, ऐसे ऊपर भी जुड़ गया, नीचे भी जुड़ गया, और सारे के सारे वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना, और अब एक साथ जुड़ के चेन बना के वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है। अब चेन बना के क्या कर रहे हैं, वो मोशन कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि अब हमें एक डेफिनेट डायरेक्शन में करंट मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ एक चेन बना के चल रहे हैं और वाइब्रेट कर रहे हैं, और हमें एक्चुअली करंट नहीं लगता, करंट की फ्रीक्वेंसी लगती है, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन एक साथ मिलके दौड़ेंगे, बिना फील्ड के तो नहीं दौड़ेंगे। अभी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये ऐसे रैंडम मोशन कर रहे हैं, और अभी इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, है ना, वो क्या है, 0। क्यों? सपोज मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़ा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर यहीं पे आगे घूम फिर के कभी तो आएगा। ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यही करेगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहीं आ जाएगा, ठीक है। तो सबकी जो थर्मल स्पीड है, थर्मल वेलोसिटी, है ना, ट्रेवल कर रहा है किसी वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी को बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, और सबकी मिला दी जाए तो हम बोलेंगे उसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, यूं करके, इसकी वेलोसिटी थी u1, है ना, वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, फिर वापस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी u2। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सपोज n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबका एवरेज u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un प्लस, है ना, डैश 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 un डिवाइडेड बाय n, ये क्या होता है, 0। और ये क्या है, हम ऐसा मान के चलते हैं, जूम करके चलते हैं कि वहीं उस अपनी पोजीशन ले लेता है इधर उधर मूव करके, और एक साथ भी नहीं चल रहा है ना, और चल भी रहा है तो अपनी थर्मल एनर्जी की वजह से चल रहा है।
तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, 0। ठीक है, जिसकी वजह से हमें कोई भी करंट इस पे किसी कंडक्टर के अंदर कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। और हमने बात की है करंट की डेफिनेशन, जब वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या होगा, डिफाइंड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेंगे तभी करंट मिलेगा हमको। ठीक, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी तो क्या हो गई, 0। चलिए अब बात करते हैं यहां पे, जब हम इसको फील्ड अप्लाई कर देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस। देखिए कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस मैं क्या कर रहा हूं, फील्ड अप्लाई करूंगा। फील्ड अप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही आपने दिया तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा करोगे तो आइसोलेटेड नहीं रहेगा ये कंडक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स सेटअप हुआ। ठीक है, और फोर्स सेटअप भी एक डेरिवेशन टाइप का भी करते जाते हैं हम साथ साथ। फोर्स सेटअप हुआ, और फोर्स सेटअप कितना हुआ, -E इंटू ई। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी थी हमने। ठीक है, अब जैसे इस पे फोर्स सेटअप हुआ, नेगेटिव चार्ज इसको क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। यहाँ पे पूरा का पूरा हाई पोटेंशियल, यहाँ का पूरा लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन दौड़ने की कोशिश कर रहा है। पहले जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड थी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन हैज its own energy, its own thermal energy, and it moves, है ना, and it moves with thermal velocity। ये कब की बात कर रहे हैं हम, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है, अब इसके पास पहले से ही क्या थी, थर्मल एनर्जी। और अब एनर्जी और भी कौन दे रहा है, बैटरी भी दे रही है ना, बैटरी या सेल जो भी सोर्स से ज्वाइंट है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर लगाया हुआ है। अब इसको फिर से क्या मिल रही है, एनर्जी, एडिशनल एनर्जी, है ना, एज, ठीक है, एज अप्लाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड then है ना, इलेक्ट्रॉन experiences a force by the battery of potential, सपोज मैंने बोल दिया क्या, V। ठीक है, इससे एक फोर्स क्या होगा, एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, ऑपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा वो, है ना। दिस फोर्स इज F इज इक्वल्स टू -E इंटू ई, है ना। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और फोर्स इस तरफ लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का साइन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बात यहां पे ये आ रही थी कि इलेक्ट्रॉन के पास खुद से एक एनर्जी थी, अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन्स एडिशनल काइनेटिक एनर्जी। देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन के पास खुद की एक एनर्जी थी, थर्मल एनर्जी, अब उसने अलग से विया बैटरी, बाय द बैटरी, एक एडिशनल काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। फोर्स लगा ना, फोर्स लगा तो वो डिस्प्लेस करेगा, लेकिन वो जैसे ही दौड़ा तो अब इलेक्ट्रॉन के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं किसी कंडक्टर के अंदर। केवल इलेक्ट्रॉन होता तो दौड़ा देते हैं, है ना, और खाली वो दौड़ रहा होता, उसको कोई रुकावट नहीं मिलती। लेकिन इसके अंदर कुछ पॉजिटिव आयंस भी हैं, एटम्स भी हैं अलग से, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो किसी एटम से टूट के गया होगा ना, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन टूटा होगा, है ना, तो अंदर एटम भी है। तो सपोज जैसे ये गया तो ये किससे टकराया, एक एटम से इसके साथ कॉलिजन किया उसने,
और कॉलिजन करेगा तो इसकी डायरेक्शन फिर से क्या हो गई, चेंज, है ना। सबसे पहले जब इसको एडिशनल काइनेटिक एनर्जी मिली थी, फोर्स मिला था, तो फोर्स मिलने के साथ ही एक्सेलरेट हुआ होगा। क्या हुआ होगा, एक्सेलरेट हुआ होगा, है ना। बात यही आती है कि हमको लगता है ऐसा, दिमाग में हम सोचते हैं कि जब हम क्या करते हैं, फील्ड अप्लाई कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर जाता है और इसी वजह से करंट मिलती है। लेकिन अभी पूरी बात सुनिए, पूरी बात मैंने बोली नहीं। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ और उसकी स्पीड बड़ी थी कि क्या हुआ, कॉलिजन हो गया। और कॉलिजन हुआ तो अपनी इसने एनर्जी को लॉस कर दिया। एनर्जी कौन सी वाली, इसकी वाली नहीं, है ना। जो इसकी पहले से एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, वो लॉस नहीं, जो इसने एडिशनल एनर्जी ली थी वो लॉस की, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन्स एडिशनल काइनेटिक एनर्जी एंड कोलाइड विथ एटम्स और आयंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के कोई जो भी कंडक्टर है आपका, सपोज कॉपर है, तो कॉपर कंडक्टर के एटम या आयन से वो टकराया, कोलाइड किया, है ना। देन आफ्टर collision it lost its additional gained energy, है ना, additional gained energy, है ना। जो उसने एडिशनल गेन्ड एनर्जी ली थी सिर्फ उसका लॉस किया उसने, ठीक है, इसका नहीं जो उसकी खुद की, ठीक है। अब लॉस की एनर्जी, अब जैसी लॉस की उसने टकराया, उसके बाद फिर अपनी डायरेक्शन बस चेंज की थी ना उसने, लेकिन फील्ड तो बनी हुई है अभी भी, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। फील्ड से फिर उसको क्या मिला, फोर्स, फिर से उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की, और थोड़ा सा ही एक्सेलरेट हुआ, फोर्स लगा यानी कि एक्सेलरेट हुआ, फिर उसको क्या मिल गया, एक कॉलिजन एटम से। फिर कॉलिजन में उसने क्या किया, अपनी एडिशनल एनर्जी जो उसने गेन की थी फिर से, है ना, उसने वो लॉस कर दी। फिर वो अपनी एनर्जी, है ना, फिर जैसे कॉलिजन से उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, फिर उसने क्या किया, फिर एनर्जी गेन की, एक्सेलरेट हुआ, और फिर उसके बाद एक कॉलिजन मिला उसको, एक एटम फिर मिला, उससे कॉलिजन हुआ उसका, फिर उसने एनर्जी लॉस की, एडिशनल एनर्जी लॉस की, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वो बाहर की फील्ड से फोर्स लगा, एक्सेलरेट हुआ, है ना, काइनेटिक एनर्जी गेन करता हो, फिर चला, फिर लॉस किया, फिर टकराया, मतलब कि हर बार सब्सिक्वेंट कॉलिजन में वो अपनी एडिशनल एनर्जी को जो गेन कर रहा था, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो लॉस कर रहा था, अपनी थर्मल एनर्जी खुद की लॉस नहीं कर रहा था। लेकिन एक्सेलरेशन हो जाए, एक्सेलरेट हो, इससे पहले ही वो क्या हो जा रहा था, एनर्जी का लॉस कर दे रहा था, उसको कॉलिजन मिल जा रहा था। तो क्या असल में कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो पाया, है ना। अगर आप बोलोगे हो पाया, तो सिर्फ दो फ्रीक्वेंट कॉलिजन, सब्सिक्वेंट कॉलिजन, है ना, या सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, बस वो भी थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, है ना। अब वो एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन के बीच का जो टाइम है वो रिलैक्स कर रहा था, है ना, कि बाद में जाके फिर टकराना है, तब तक रिलैक्स करो, है ना। ये बहुत छोटा टाइम रहता है, ये तो हम बात कर रहे हैं आराम से, ठीक है ना। तो वो जो टाइम है दो कॉलिजन्स के बीच का, इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल होने का, एक्सेलरेट होने का, उसको हम बोलते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, है ना, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ से डिनोट करते हैं इसको, है ना। ये इसके बीच का रिलैक्सेशन टाइम है। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहां की बात कर रहे हैं, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, है ना, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में। मतलब एक इलेक्ट्रॉन टकराया, फिर उसके बाद दूसरे से टकराने जाने के लिए वो एक्सेलरेट हो रहा था, है ना। तो वो क्या कर रहा था, एक्सेलरेट होने के लिए, दूसरे कॉलिजन के पास जाने के लिए जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, उसको हमने बोला मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। और जितनी देर लगी उसको दूसरे टकराने में, मतलब बीच का जो टाइम है एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन के बीच में, उसको हमने बोला रिलैक्सेशन टाइम, टाउ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तो एक इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया होगा, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 10 to the 29 इलेक्ट्रॉन्स है 1 मीटर क्यूब में, तो पता नहीं ये वायर तो L लेंथ का है सपोज,
कितने होंगे। अभी जो एनर्जी ले रहा है, एनर्जी किससे ले रहा था, बैटरी से ले रहा था, है ना। अब बैटरी से एनर्जी लिया तो मैंने आपको बताया था ये तो लो पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल यानी कि V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू या फिर एनर्जी अपॉन क्यू, ठीक है। तो V अगर लो है यानी कि जीरो है तो U भी क्या है, जीरो है ना, U भी क्या है, जीरो। तो यहां पे तो कोई एनर्जी नहीं थी, यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पास लो एनर्जी। लेकिन जैसे वो यहां पे पहुंचा तो हाई एनर्जी ले चुका था, ठीक ना, हाई एनर्जी ले चुका था। लेकिन अगर मान लो ऐसे हाई एनर्जी लेके जाता ही जाता तो फिर एक है ना करंट तो कांस्टेंट मिलता ही नहीं, और मुझे तो कांस्टेंट करंट चाहिए था, यूनिफॉर्म करंट चाहिए था, ठीक है। तो कांस्टेंट करंट के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया हुआ है। जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचा, अट्रैक्ट हुआ इसकी तरफ, फिर वो लो होके इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, जैसे जैसे रिपल होके यहां पहुंचा लो एनर्जी, फिर इसको फील्ड मिली तो फोर्स मिला जैसे तो ढकेला जा रहा है वो कंडक्टर के अंदर, है ना। अब ढकेल रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, वो कॉलिजन की वजह से अपनी एनर्जी को बस लॉस करता हो जा रहा है। लेकिन जाते जाते जब हाई पोटेंशियल पे आया तो एनर्जी उसने कितनी गेन कर चुका था, कुछ बढ़ चुकी थी उसकी एनर्जी, है ना। कितनी हो चुकी थी, हाई एनर्जी थोड़ी बहुत बढ़ चुकी थी। यहां तक आते जाते उसकी एनर्जी हाई, लेकिन यहां आते आते फिर लो। तो ये इसकी जो एनर्जी हाई से लो के बीच में ऑसिलेट हो रही है, ठीक है। लो पोटेंशियल पे लो हो जाती थी, हाई पोटेंशियल पे हाई हो जाती थी। हाई जैसे ही होती थी फिर ये खींच लेता था, लो कर देता था, फिर यहां पहुंचता था, फिर ये एडिशनल अपनी एनर्जी गेन करता जाता था, और कुछ कॉलिजन के टाइम पे कुछ लॉस करता जाता था। पूरी एनर्जी को लॉस नहीं करता, गेन को, लेकिन है ना बहुत सारी एनर्जी को लॉस कर देता था अपनी, लेकिन सिर्फ एडिशनल एनर्जी को, अपनी थर्मल एनर्जी को नहीं, जो खुद की है उसकी वो नहीं, है ना। तो V इक्वल टू W अपॉन क्यू से अगर हम देखें तो हाई एनर्जी यहाँ पे, लो एनर्जी, ठीक। बीच का रिलैक्सेशन टाइम, बीच का टाइम जो रहता है वो रिलैक्सेशन टाइम है, और बीच का जो पाथ है वो मीन फ्री पाथ है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोग को, ठीक है। अब दो कॉलिजन के बीच में जो मोशन है, क्योंकि मैंने बोला वो एक्सेलरेट हो रहा था, जैसे ही एक्सेलरेट हुआ तो दूसरे टकरा गया, यानी कि इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी, जहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ काम होगी और यहां से फाइनल वेलोसिटी में कुछ पहुंचा होगा, और उसके वो क्या हो गया उस कंडीशन पे, उसके बाद वो रिटार्ड हो गया, यानी कि रिटार्ड हुआ, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर रिटार्ड हुआ, फिर एक्सेलरेट हुआ। कुल मिला के जितना एक्सेलरेट हुआ था उतना ही वो अब बार बार कॉलिजन से रिटार्ड होता जा रहा है। तो ओवरऑल एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। अगर मैं पूरे कंडक्टर की बात करूंगा तो आपसे बोलूंगा कि पूरे कंडक्टर का बताइए, एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में, एक नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक जाने में क्या एक्सेलरेट हुआ, तो नहीं। पूरे की बात करूं मैं, है ना, तो टोटल एक्सेलरेशन तो जीरो है वेलोसिटी में, क्योंकि हम वेलोसिटी बोलेंगे यहाँ पे, है ना, एवरेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में अगर हम बोलेंगे कि एक्सेलरेट हुआ, तो हाँ हुआ, वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ, ठीक है। तो चलिए इसके बीच का डेरिवेशन देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा, और उस चीज को हम समझते हैं। हमने अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात नहीं की, तो मैं अभी आपको वो भी समझाने वाला हूँ। इसको मैं हटा रहा हूँ, ये दो है ना, ये तीसरी चीज यहां से हटा रहा हूं क्योंकि मुझे डेरिवेशन में लगेंगे। आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको भी हटा रहा हूं मैं, चलिए। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक जा रहा है ना। मैंने बोला क्या, ड्रिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है ना। अब समझिए, अब जैसे इलेक्ट्रॉन गया, एक्सेलरेट हुआ, टकरा गया, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी ऑब्वियसली कम हुई, थोड़ी देर के लिए रिटार्ड हुआ, फिर उसने एनर्जी गेन की u1 वेलोसिटी से, फिर चला, फिर फाइनल वेलोसिटी उसकी, है ना, u2 वेलोसिटी से फिर चला, फिर फाइनल वेलोसिटी v2 हुई थी उसकी एक्सेलरेट होने के बाद, फिर टकरा गया, फिर क्या हुआ, डाउन हुआ, है ना, फिर उसकी एनर्जी डाउन हुई, स्पीड डाउन हुई, फिर इनिशियल वेलोसिटी u3 हुई अगले कॉलिजन में, और फिर उसको एक्सेलरेट हुआ, v3 पहुंची। ऐसे करके हर बार उसकी वेलोसिटी v1 v2 v3, दो सक्सेसिव कॉलिजन की बात अगर हम करें, वेलोसिटी मिल रही है ओवरऑल कंडक्टर के अंदर, है ना, ओवरऑल कंडक्टर के अंदर एक्सेलरेशन इज एज्यूम टू बी जीरो,
ठीक है, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में एक्सेलरेशन है, लेकिन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक पहुंचने की, मैं पूरे कंप्लीट एल लेंथ के कंडक्टर की बात करूं, एल लेंथ में कंडक्टर में क्या एक्सेलरेशन हुआ? तो नहीं हुआ, जबकि रिटार्डेशन हुआ। पहले स्पीड कितनी थी जब कोई हमने फील्ड नहीं दी थी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, लेकिन अब जो स्पीड है वो बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाती है फील्ड के अप्लाई करने पे, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, इतना आराम से चल रहा है। लेकिन चल रहा है, मैंने वाइब्रेशनल मोशन की बात नहीं की, वाइब्रेशनल मोशन थर्मल एनर्जी की वजह से कर रहा है, और थर्मल एनर्जी का वो लॉस नहीं कर रहा है, वो तो अभी भी इतना ही तेज वाइब्रेशन कर रहा है, बस जो इसकी स्पीड थी 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड जो ऐसे दौड़ रहा था, अब वो स्लो दौड़ रहा है क्योंकि कॉलिजन मिल रहा है उसको। ठीक है, तो टोटल वेलोसिटी हर कॉलिजन के बाद, हर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल जो वेलोसिटी होगी उसकी एवरेज वेलोसिटी है ना, द एवरेज velocity of electron from drift, क्योंकि अब वो क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट टूवर्ड्स नेगेटिव, है ना, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ड्रिफ्ट टूवर्ड्स नेगेटिव एंड of the conductor to positive end of the conductor, positive end of the conductor। ठीक है, ये जो एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, है ना, कि वो ड्रिफ्ट हो रहा है नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ, है ना, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये कितने ऑर्डर पे होती है ना, वीडी से डिनोट कर रहे हैं, किससे, वीडी से। ठीक है, और ये कितने ऑर्डर पे हो रही है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, इतनी कम स्पीड है, सोचिए। और पहले बहुत ज्यादा थी जब हमने फील्ड दी नहीं थी, और आप सोचते हो कि जब हम फील्ड दे देते हैं तो एक्सेलरेट हो जाता होगा, स्पीड बढ़ जाती होगी, इसलिए हमें करंट लगता है, ऐसा नहीं है ना। करंट हमें उसके वाइब्रेशनल मोशन की वजह से लगता है, और वो भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कर रहे हो, और वो भी एक चेन में हो, है ना, और चेन के साथ ऐसे वाइब्रेट करते हुए, ऐसे करते हुए दौड़ रहे हो, भले उनकी स्पीड कम हो, है ना, लेकिन वाइब्रेशनल स्पीड तो उतनी थी। ठीक है, तो ये था क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हर सक्सेसिव कॉलिजन की अगर हम बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सपोज मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन की कितनी है, v1, पहले कॉलिजन पे, है ना, v1। और ये v1 क्योंकि मैंने बोला दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, तो एक इक्वेशन है u1 प्लस a एक्सेलरेशन से, है ना, a एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट हो रहा है, एनर्जी मिल रही है उसको, एक्सेलरेट हुआ, v1 वेलोसिटी पे पहुंचा ही था वो, कितना टाइम लिया था रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। तो पहले मैंने बोला दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में टाइम कितना था, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, है ना। और एक्सेलरेट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेशन सबके लिए क्या लूंगा, सेम, a। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ये दो, ये एक कॉलिजन के बीच में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पहले जब उसको पहला कॉलिजन मिला था, पहले एक एटम और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कॉलिजन हुआ था, ठीक है, तो कितना था, v1 वेलोसिटी से हुआ था, मतलब v1 वेलोसिटी पे पहुंचा था, टकराया था उससे, ठीक है, और उससे पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, एक्सेलरेट हुआ होगा a से, और टाइम लिया होगा टाउ। क्लियर है यहाँ पे। अब उसकी स्पीड कम हुई, ठीक है, अब मुझे नहीं पता स्पीड कम होके वापस से वही स्पीड लिया होगा उसने जो पहले इनिशियल स्पीड थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है ना। अब आप सोचो कि यहां पे u1 वेलोसिटी थी, ठीक है, यहां पे u1 वेलोसिटी से चला था, और यहां टकरा, उसके बाद ये टकराने के बाद फिर से u1 तो नहीं, क्यों, क्योंकि अब उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, डिस्टेंस यहां से चेंज हो चुकी है, यहां लो पोटेंशियल था, यहां से बढ़ता है वेरिंग, है ना, यहां पे वेरिंग पोटेंशियल है, ठीक है, V = E × D हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई बात नहीं, है ना, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, तो कुछ पोटेंशियल यहाँ पे चेंज हो चुका होगा, थोड़ा सा हाई हो चुका होगा,
ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी चेंज हो चुकी होगी, इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो चुकी होगी। एक्सेलरेशन वही है, मैंने बोला, क्योंकि एक्सेलरेशन जो दे रहा है वो बैटरी दे रही है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म है। पोटेंशियल की वजह से वो चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे कैसा है, यूनिफॉर्म है, पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन सेम है। टाइम भी उसने चेंज किया होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, टाइम भी कुछ अलग लिया होगा उसने, मतलब दो दूसरे, इस एटम और इस एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन टकराएगा, ठीक है, तो हो सकता है वो टाइम चेंज हो चुका हो, कितना हो चुका हो, टाउ 2। और फाइनल वेलोसिटी भी ऑब्वियसली जब ये दो चेंज होंगे तो ये चेंज हो चुके होंगे, ये दो चेंज हुए तो ये भी चेंज हुआ होगा, है ना। तो v2 इज इक्वल टू क्या हो गया, u2 प्लस a टाउ 2। ऐसे तीसरा कॉलिजन होगा सपोज, तो ये हो जाएगा u3 प्लस a टाउ 3, है ना। तो ये जो वेलोसिटीज हैं दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, है ना, एक इलेक्ट्रॉन की, ऐसे करके बहुत सारी, ठीक है, तो इनका एवरेज हमने क्या बोला, इन्हीं का एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सपोज ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से डिनोट कर रहे हो, तो ये क्या होगा, और ये n इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे करते करते कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन्स, vn un प्लस a टाउ है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी, तो आपने बोल दिया v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश vn अपॉन n, ठीक है, वैल्यू पुट अप करूंगा, u1 प्लस a टाउ 1, u2 प्लस a टाउ 2, u3 प्लस a टाउ 3 प्लस डैश un प्लस a टाउ अपॉन n, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दिया अगर आपको समझ में आ गया तो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से कॉमन जो आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। ऐसे लिख सकता हूं क्या, vd इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस u3, है ना, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश un, सारी इनिशियल वेलोसिटीज को डिवाइडेड बाय n कर दो, है ना, ले सकते हैं ना, प्लस यहां से a कॉमन लेके टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश टाउ 1 ले लूं, है ना, डिवाइडेड बाय n कर दूं। तो ये तो क्या थी, ये थर्मल स्पीड थी, इनिशियल वेलोसिटी जब वो स्टार्ट किया था चलना कॉलिजन के बाद, कॉलिजन के जस्ट बाद जब वो चलना स्टार्ट किया था, तो अपनी थर्मल स्पीड, क्योंकि थर्मल स्पीड का तो लॉस नहीं किया था उसने, थर्मल स्पीड से चला था वो, तो उसको जब एक्सेलरेशन मिला, मतलब बाहर से बैटरी से क्या मिला, फोर्स मिला, एक्सेलरेट हुआ, तब जाके v1 वेलोसिटी मिली थी उसको, ये वाली एक्सेलरेटेड मोशन वाली, उसके बीच में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है ना, इसलिए इक्वेशन हम ये लगा रहे हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो थर्मल वेलोसिटी, उसका सम तो अभी हमने देखा था, वो तो 0 होता है, ठीक है, उसका एवरेज सम क्या होता है, 0 इक्वल्स टू सॉरी प्लस a, और ये क्या मैंने बोल दिया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, इसको मैंने बोल दिया टाउ, यानी कि vd इक्वल्स टू व्हाट, एक्सेलरेशन इनटू टाउ। यहाँ पे ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्रॉम मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ क्या है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश टाउ n, ठीक है, थोड़ा राइटिंग खराब है मेरी, है ना। ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाइम इलेप्स्ड, है ना, टाइम इलेप्स्ड इन बिटवीन द कोलिजन ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, टू सक्सेसिव। तो ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है आपको, है ना, क्योंकि हम पूरे कंडक्टर की, एल लेंथ के कंडक्टर की बात कर रहे हैं, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हर छोटे से टाइम इंटरवल रिलैक्सेशन के टाइम के बाद वो क्या करेगा, टकराएगा। तो हम हर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं कर सकते, बहुत छोटी छोटी बातें हो जाएंगी, तो हमको पूरे कंडक्टर की बात करनी पड़ेगी। तो कंडक्टर के लिए ये आपका, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। लेकिन हमने अभी देखा कि ए इज इक्वल टू क्या था,
ए इज इक्वल टू था माइनस ई इंटू ई अपॉन एम, है ना। इक्वेशन अभी देखी थी ना, मैंने रफ कर दी। तो वी डी इक्वल टू वॉट, माइनस ई इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये हो गया, यही है इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म देख ली, स्केलर फॉर्म हो जाएगा क्या, वी डी इज इक्वल टू, डायरेक्शन हट जाएगी, डायरेक्शन मतलब कि माइनस साइन बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ दौड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो E इंटू, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब थोड़ा सा एक छोटी सी बात हम देख लेते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, हमने मीन फ्री पाथ की बात की थी, है ना। इसको जरा नोट कीजिए, तो मैं रफ करूं उसके बाद। देखिए हमने बात की थी कि कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 चल रहा है और पॉजिटिव एंड तक पहुंच रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या ले रहा है, वीडी, ठीक है। तो करंट कितना होगा, ड्रिफ्ट करंट हम बोलेंगे, ऑब्वियसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो चल रहा है करंट, तो वो ड्रिफ्ट करंट कितना होगा। तो उससे पहले मैं मीन फ्री पाथ की बात करता हूं। जैसे कि अगर सपोज दो कॉलिजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, है ना, यहां से टकराया होगा एक एटम से, ठीक है, फिर यहां गया होगा, तो इसके बीच में उसने टाइम लिया टाउ और डिस्टेंस ट्रेवल की लैम्डा, ठीक है। तो टोटल टाइम जो इलेप्स टाइम है ना, रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, वो कितना होगा, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी ली उसने यहां से यहां तक, मैंने बोला मीन फ्री पाथ, लैम्डा, मीन फ्री पाथ, है ना, मीन फ्री पाथ, ठीक है, अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी स्पीड थी, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। चलिए, तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ इक्वल्स टू मीन फ्री पाथ, आपने बोला लैम्डा अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड वीडी, ठीक है। एक ये फॉर्मूला हो गया, आपका इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम का। अब एक दो चीजें और, करंट की बात करते हैं। अगर L लेंथ का कंडक्टर है, आपने V पोटेंशियल डिफरेंस दिया था इसमें, है ना, V पोटेंशियल डिफरेंस दिया था, ठीक है, और यहां से यहां तक नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक आने में जो टोटल टाइम लिया था उसने, मैंने बोल दिया सपोज T है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो करंट तो पूरे इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो होता है ना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा करंट, ऐसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लेंथ L है, तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना हो जाएगा, A इंटू एल, है ना, A इंटू एल, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्रॉस सेक्शन एरिया। अब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर n है ना, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर n है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो क्या हो जाएगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं एन से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, सपोज एन से, ठीक है। तो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बोल दिया सपोज क्यू है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या हो जाएगा, एन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि ए इंटू एन, ठीक। और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, आप जानते हो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन अगर E है, ठीक है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है ना, तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स, एन इलेक्ट्रॉन्स वो कितना हो जाएगा, एन, है ना, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं है, सॉरी, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा क्या, एन ई, ये होगा क्यू,
इज इक्वल टू एन ई, है ना। तो अब Q इज इक्वल टू एन ई है, और मैंने बोला कि थ्रू द कंडक्टर चार्ज ऑन गिवन कंडक्टर कितना हो जाएगा, टोटल Q, है ना, यहाँ पे कैपिटल Q ले लेता हूं मैं, कितना हो जाएगा n, है ना, n इंटू ए इंटू एल इंटू ई, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, तो n इलेक्ट्रॉन पे चार्ज n ही हो गया, तो पूरे वॉल्यूम में और पूरे, है ना, पूरे वॉल्यूम में कितना होगा, n इंटू ए इंटू एल इंटू ई, इतना ही होगा चार्ज होगा कंडक्टर। चलिए, अब आप जानते हैं कि करंट मुझे अगर निकालना है यहां पे, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, सबसे पहले तो इसको इक्वेशन नंबर दे देते, सपोज 1, है ना। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड टू नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना समय लगा, है ना, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द कंडक्टर, है ना, या लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू L लेंथ है अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कर रहा है, ठीक है, और I इज इक्वल टू होता है क्या, Q बाई टी, है ना। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, जरा देखिए, और I इक्वल टू क्या है यहां पे, इसको भी इक्वेशन नंबर 2 दे दो, I इक्वल टू क्या है, Q बाई टी, टोटल Q बाई टी, ठीक। तो आप जानते हैं अगर ड्रिफ्ट करंट में किसी उसी कंडक्टर की बात करूं, ठीक है ना, टोटल करंट I फ्लो हो रहा है, अगर मान लीजिए ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे हम उसको, तो Q कितना है आपका, ए एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई अपॉन टी क्या है, एल अपॉन वी डी, एल अपॉन वी डी मतलब कि डी सफिक्स में, एल से एल कैंसिल हो गए, तो आई इज इक्वल टू क्या बचा, आई आपका बचा एन ए ई वी डी, है ना। तो ये होता है ड्रिफ्ट करंट, है ना, या सिंपल करंट, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो ड्रिफ्ट ही हो रहे हैं, है ना, ड्रिफ्ट हो रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक। एन ए ई इंटू वी डी, ये है आपका करंट का फॉर्मूला, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो बच्चों ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। और इसके अलावा एक और टर्म होती है मोबिलिटी, है ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूं, और फिर मोबिलिटी को डिफाइन करने जा रहा हूं। मोबिलिटी समझिए क्या होता है, ठीक है। सपोज मोबिलिटी, है ना, बात कर रहे हैं क्या, मोबिलिटी, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करेंगे, है ना। इट इज डिफाइंड एज, पहले मैं डेफिनेशन बता दूं, द रेशियो ऑफ इट इज इक्वल टू म्यू ई, इट इज इक्वल टू म्यू, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी of the charge to the applied electric field, applied external electric field, ठीक है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आपने वीडी से डिनोट किया था अपॉन ई, ठीक है। तो वीडी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई भी हो गया। अब सबसे पहले ये तो आपने डेफिनेशन पढ़ ली, अब छोड़िए समझिए मोबिलिटी होती क्या है। मोबिलिटी मतलब कि एक प्रॉपर्टी होती है, ये किसी चार्ज हर अलग अलग चार्जेस की, चार्ज पार्टिकल्स की अलग अलग वेलोसिटी होती है एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कम होने की वजह से उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, मास कम होने की वजह से वेलोसिटी ज्यादा होती है, जबकि पॉजिट्रॉन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, ठीक। इसलिए मोबिलिटी यही प्रॉपर्टी बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दे दी है किसी कंडक्टर में, तो
जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, है ना, जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है चार्ज कैरियर्स, ठीक है, चार्ज कैरियर्स, ठीक, तो वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाएगी मोबिलिटी। ठीक, मतलब कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना ड्रिफ्ट हो रहा है, किस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहा है चार्ज पार्टिकल, ये उसकी प्रॉपर्टी होगी चार्ज पार्टिकल की, तो वो क्या कहलाती है, मोबिलिटी। ठीक, अब इसको अगर मैं यहां पे पुटअप कर दूं तो ड्रिफ्ट करंट फिर से आपका एक मॉडिफाइड फॉर्म हो जाएगा एन ए ई वी डी। वी डी क्या है, म्यू इंटू ई। ठीक है, तो ये आपका एक और फॉर्म बन गया आपका। ठीक, एन ए ई म्यू इंटू ई। ठीक, तो ये था बच्चों क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उससे पहले हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट देखा था करंट का। ठीक है, अब बच्चों हम कुछ टर्म्स हैं वो बातें करेंगे। ओम्स लॉ है, फिर ओम्स लॉ भी हमको पढ़ना है अभी। ठीक है, तो बहुत सारा कुछ है इस चैप्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है ना, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।